हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग फिर से आज जो कि आपका निमसेट स्पेशल्स में जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज फिर से आपके पास जो है 10 क्वेश्चंस का सीरीज ये सेट 3 जो है आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेट 3 प्रोबेबिलिटी का जो है टॉपिक सेट 3 जो कि आज आज का ये क्वेश्चंस है जो कि आपके सामने जो आप देख रहे हैं। लगातार आपने 2 सेट देखा है जो कि 10-10 क्वेश्चंस का सीरीज आपके सामने मैं दिया था। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो 22 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका जो है सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चंस है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन? A fair coin is tossed repeatedly. A fair coin is tossed repeatedly if tail appears on first 4 tosses. Then probability of head appearing on 5th toss. मतलब ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं कह रहा है, कहता है कि कॉइन को टॉस किया गया है, मतलब लगातार किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, ठीक है। appears on first 4 tosses मतलब कि टेल, मतलब यदि 4 लगातार टॉस में टेल आता है, देन द प्रोबेबिलिटी पूछता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग ऑन 5th टॉस इक्वल्स। मतलब ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि आपको लगता होगा कि 4 बार जो है कॉइन को टॉस किए और आपका क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीटी 1/2। तो 5वां बार अगर हेड आता है, प्रोबेबिलिटी पूछता है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हेड आने का भी तो यही होगा ना, तो मतलब दोनों ही 1/2। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे 1/2। तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था कि अगर 4 बार आपके पास कॉइन है, उछाल रहे हैं 4 टाइम्स लगातार आपका टेल आ रहा है, तो 5वें बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2। क्योंकि हेड ही और टेल में से कोई आएगा, तो 5वां बार अगर हेड का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो डायरेक्टली आप इसको आंसर टिक करके जा सकते थे। ये था पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये भी, और जेईई मेंस में पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कहता है फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग, मतलब 3 बॉक्सेस, ये पहला क्वेश्चन का था। ये जो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर गया, और मैं चाहता हूं कि ये सेशन बहुत ही छोटा, मतलब छोटा से छोटा हो कि आपको देखने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन तो करूंगा और कम समय में आपको ज्यादा बेटर समझाऊंगा। इसलिए मैं सेशन को ये चाहता हूं कि सेशन थोड़ा छोटा हो, जो कि आपका 40-45 मिनट में आपका जो है ये वीडियो कम से कम एटलीस्ट 45 मिनट्स में आपका खत्म हो जाए। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो ये है आपका पहला बॉक्स में क्या कहता है, इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट बॉल है एंड 1 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल, ठीक है, 3 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। दूसरे बॉक्स में कहता है कि 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। इस तरह का बॉक्स है तो 2 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। इसी तरह से तीसरे बॉक्स में है, इसी तरह का बॉक्स है, उसमें क्या कहता है 3 ब्लैक बॉल एंड क्या कहता है तीसरे 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। तो क्वेश्चन में कहता है कि 3 बॉक्स है, पहले बॉक्स में 3 व्हाइट 1 ब्लैक, दूसरे बॉक्स में 2 व्हाइट 2 ब्लैक, ठीक है, और तीसरे बॉक्स में 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल है। Then the probability that 2 white and 1 black ball will be drawn, उसका प्रोबेबिलिटी पूछता है आपके सामने, जो कि कह रहा है कि आपके सामने कि 2 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि 2 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल, मतलब किसी भी बॉक्स में से एट ए रैंडम वो बॉल हो सकता है। तो एक बॉल गिराया जा रहा है, या तो वो 2 व्हाइट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी उसका पूछता है जो कि 2 व्हाइट हो और 1 ब्लैक। तो एज्यूम करें आप कैसा कंडीशन हो सकता है, तीनों बॉक्स में किसी में से भी वो बॉल हो सकता है,
या तो पहले बॉक्स में से होगा या फिर दूसरे बॉक्स में से या तीसरे बॉक्स में। तो वो क्या कंडीशन होगा कि एक 2 वाइट इसमें का हो और 1 ब्लैक हो, फिर इसमें का हो इसमें का हो, तो कैसे हम लोग एज्यूम करेंगे। और एक दूसरे से ये आपको क्या दिख रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब इसका आने का उसके आने से कोई मतलब नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन में ये पता चल रहा है आपको कि दूसरे बॉक्स पहले बॉक्स में से अगर बॉल को निकालेंगे आएगा या फिर दूसरे बॉक्स में से अगर बॉल आएगा तो दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह का हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी लें, अगर मान लीजिए कि पहला बॉल लेते हैं W1 एंड W2, तो आपका B3 इस तरह से, W1 अगर W2 लेते हैं तो आपका B3 आएगा, प्लस इसी तरह से अगर मान लें कि अगर W1 एंड B2 एंड W3 ले, पहले बॉक्स से आपका W1 एंड B2 दूसरे बॉक्स से और W3 इससे। इसी तरह से अगर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है B3, ठीक है, B1 और यहां पे हो सकता है W2 एंड W3, ऐसा भी हो सकता है, मतलब W1 W2 W13 W, इस तरह से, मतलब कि ये पहले बॉक्स में से अगर इसका प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये इसको ऐसे आप लिखेंगे, ऊपर वाला आप मिटा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे देख लें इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इसको ऐसे लिखेंगे PW1 इंटू PW2 इंटू PB3 प्लस इस तरह से फिर PW1 PB2 और PW3, इसी तरह से आपको आ जाएगा PB1 फिर PW2 और PW3। इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी है, सबको जोड़ देंगे, आपको गुना करके जोड़ देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका जो कि PW1 मतलब 3/4, PW2 मतलब 2/4 और B3 मतलब कि 3/4, ठीक है, B3 मतलब 3 ब्लैक बॉल इसमें से ले रहे थे, प्लस आपको फिर यहाँ पे आ जाएगा W1 मतलब W1 व्हाइट यहां से फर्स्ट बॉक्स के लिए तो 3/4, B2 मतलब यहां से निकाल रहे हैं तो 2 दूसरे बॉक्स से 2/4 इंटू अब क्या है W3, तो W3 के लिए यहां पे आ जाएंगे हम लोग W3 1/4 और इसी तरह से ये कंडीशन एक और हो जाएगा इसका PB1 मतलब 1/4 और W2 मतलब कि 2/4 और इसी तरह से W2 2/4 एंड W3 1/4। अब सबको जोड़ते हैं, आपका आंसर क्या आता है देखते हैं। तो यहां से अगर आप गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 या 18 बाई कितना हो जाएगा 64, 18/64 प्लस फिर 3 दूनी 6/64, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2/64, तो टोटली कितना हो गया 18×6 = 24, 26/64, तो 26/64 मतलब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 13/32, मतलब कि ये ए इज द राइट आंसर। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कि 3 बॉक्स था और ये दिया गया था कि आपको 2 व्हाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल, मतलब ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, मतलब कि तीनों में से आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये क्वेश्चन में दिख ही रहा है आपको क्या लेना था इस तरह से कंडीशन, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट था कि इंडिपेंडेंट होगा, तो सारा का प्रोबेबिलिटी निकाल कर आपको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो ये था आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 13/32, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन।
जो कि आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है आपको P ये कंडीशन कि W1 का मतलब पहले बॉक्स में से अगर हम कोई भी दो व्हाइट बॉल निकालेंगे और पहले बॉक्स में से मतलब कि कोई भी एक बॉल निकालेंगे, कोई भी एक, और W2 मतलब कि दूसरे बॉक्स से कोई बॉल एक निकाले, दो ही व्हाइट का चर्चा कर रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं मतलब कि एक बॉल या तो इसमें से लेंगे या तो इसमें, और ब्लैक बॉल मान लीजिए कि पहला मतलब B3 से ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ये इतना तरह का मतलब पॉसिबल अरेंजमेंट है इसका। तो इस तरह से हम लोग इसको मेन चीज यही आपको याद रखना है, PW1 PW2 इंटू PB3 प्लस इस तरह से यहाँ पे आपको अगर नहीं दिख रहा है इधर लिख लेते हैं, और PW1 PB2 और इंटू PW3 प्लस इस तरह से यहाँ पे लिखना है PB3B1 इंटू PW2 इंटू PW3। अब सबका वैल्यू रख देना है, मतलब बॉक्स मतलब कि W1 को मतलब क्या है, पहले बॉक्स से कोई एक व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, W2 मतलब दूसरे बॉक्स से कोई एक व्हाइट बॉल, और B3 मतलब तीसरे बॉक्स से कोई एक व्हाइट बॉल, और ये तीनों को वैल्यू रखकर यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वो है थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो ये सारा अगर आप लिख ले होंगे तो इसको इरेज करते हैं। मेन था आपका ये जो है कंसेप्ट इसमें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आपको कंडीशन क्या होता है, ये पूरे का पूरा जो मतलब इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं, मतलब कि अनरिलेटेड, मतलब कि उसका प्रोबेबिलिटी आने से इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या क्या देता है, PB आपको दिया गया है 3/4 एंड PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश बराबर क्या दिया हुआ है 1/3 एंड PB इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, ठीक है। और एक और चीज दिया गया है, एंड और भी इसमें दिया गया है PA डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश बराबर 1/3। ऑप्शन वहां पे आपको दिख रहा है। तो आपको PB इंटरसेक्शन C के बारे में फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा वेन डायग्राम से हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से ABC का अगर बनाते हैं हम लोग वेन डायग्राम, तो ये हो गया C, ये A B C। तो आपको जनरली मतलब क्या है, ये आपका जो है B पार्ट हो गया, B पार्ट, और ये जनरली जो है ये A है और ये C है। तो ये C ये तो A में आ गया ना, तो B इंटरसेक्शन C क्या है, यही पार्ट निकालना है, मतलब ये B इंटरसेक्शन C हो गया, मतलब ये A इन्वॉल्व हो गया। तो इसमें नहीं, ये कॉमन पार्ट B और C का, ये B इंटरसेक्शन C, और यहां से आपका जो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये पॉइंट ये जो है C इसमें तो नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, और ये वाला पार्ट जो हो गया, ये टोटली जो हो गया, ये तो हो गया ये, और ये हो गया A डैश इंटरसेक्शन, ये सिर्फ B पार्ट है, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश। तो अब ये आपको वेन डायग्राम से पता चल रहा होगा कि हमको B इंटरसेक्शन C निकालना है, और ये PB है, मान लीजिए ये पूरा PB है, तो हमको B इंटरसेक्शन C अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि अगर PB में से, अगर पूरे पार्ट में से B ये है, अगर पूरे में से अगर ये दोनों घटा देते हैं, कौन कौन,
ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब कि ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश कौन कौन पार्ट घटाएंगे, ये पार्ट और ये वाला पार्ट टोटली पीबी में से अगर घटा देंगे तो ये वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा, मतलब वही तो निकालना है। तो यहां से ऐसे लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, पूरे बी में से आपको क्या घटा देना है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जोड़कर घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। तो पी बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी बी माइनस क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये यहां पे ये इधर सी हो जाएगा, सी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश। अब ये टोटल को है घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी क्या है 3/4, तो 3/4 माइनस अब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश वो सारा वैल्यू दिया गया है तो 1/3 प्लस और ये क्या था 1/3, ये दोनों का दोनों वैल्यू 1/3 के बराबर दिया हुआ है तो 1/3 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 माइनस ऑफ 2/3, तो एलसीएम 12 क्या हो जाएगा 4 या 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस 8 मतलब 1/12, जो कि आपका ए इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का यूज था और ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर वेन डायग्राम आता है तो आप डायरेक्टली यहां से अगर आपको दिख रहा है तो इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखेंगे जो आपको दिया गया है 3/4 माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1/3, एक लाइन में आपका आंसर। अगर वेन डायग्राम से बनाते हो तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन में वेन डायग्राम का यूज था, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, ये 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है और बहुत ही परमुटेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन ये है आपका। तो ये जो है क्वेश्चन जनरली जो आपका 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रो एट ए रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 6, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन इसमें दे दिया गया है। इसमें क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, परमुटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है ये है आपको कि 6 बॉयज मतलब 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब 6 लड़का और 6 लड़की, 6 लड़का 6 लड़की है और कहता है कि गर्ल्स को साथ में होना चाहिए, 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो हम पिछले क्लास में भी मैं बताया था, पिछले वीडियो में भी, कि अगर साथ वाला जो कंडीशन होता है वो फॉर्मूला आपको था n माइनस आर प्लस 1 इंटू इतना का फैक्टोरियल होता है। इसी तरह से अगर टोटल n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 और आपको 6 लड़की को साथ में नहीं, मतलब सिट टुगेदर मतलब साथ में रखना है, तो क्या करेंगे, इसको बांध देते हैं। इस तरह के कंडीशन में क्या करते हैं, इसको एक साथ बांधने का फॉर्मूला जो है n माइनस टोटल जो नंबर है दिया गया उसमें से जितने पे कंडीशन दिया गया उसको घटाते हैं और एक जोड़ते हैं। तो ये टोटल मतलब 12 माइनस 6 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो जाएगा इनटू, और बाकी 6 लड़का को भी तो अरेंज करना है तो 6 का फैक्टोरियल, और ये हो गया यहाँ पे, और टोटल 12 का फैक्टोरियल, उसी का तो प्रायोरिटी निकालना है। तो पहला कंडीशन में आपका बहुत ही आसान होगा, अगर परमुटेशन का आपको रूल पता होगा, ये फॉर्मूला, तो ये आसानी से 6 गर्ल्स को मतलब 6 गर्ल्स को बैठाने का मतलब बांधने का ये फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, मतलब जितना आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स में से जितना पे कंडीशन दिया गया उसको घटाते हैं और एक उसको, ये जो 6 लड़की को है एक एज्यूम करते हैं डायरेक्टली। आप इसमें क्या करेंगे 12 माइनस 6 प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 डायरेक्ट इनटू फैक्टोरियल मतलब 7 का फैक्टोरियल। तो ये था आपका पहला कंडीशन में जो आंसर इसका हो जाएगा
7 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल बाई 12 का फैक्टोरियल। ये पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर आप कर लिए, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल बाई 12 का फैक्टोरियल। ये पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन पूछता है द बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली। परमुटेशन में ये भी बताया गया होगा कि जब बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर सेम हो, ठीक है, तो अरेंजमेंट जो होता है वो या तो आप गर्ल्स से शुरू करें या फिर बॉयज से शुरू करें, मतलब बॉयज से करें या गर्ल्स से करें, आपको कोई फर्क नहीं। तो वो जो होता है कि क्या गर्ल्स और बॉयज से अगर कोई किसी से भी अगर आप अरेंजमेंट करते हैं तो वो सेम ही आएगा। मतलब कि अगर इससे करेंगे तो आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट कितना है, टू टाइम्स ऑफ दोनों का अरेंजमेंट करते हो। मतलब कि अगर मान लीजिए चार लड़का और चार लड़की को अगर अरेंज करना है तो क्या करते थे हम लोग, 2 टाइम्स हो जाता था, मतलब 2 टाइम इंटू 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स का, मतलब कि 2 टाइम्स 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 12 का फैक्टोरियल। तो ये दूसरा नंबर, मतलब कि अगर सेम बॉयज एंड मतलब सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स के कंडीशन में आपका जो अरेंजमेंट होता है या तो आप बॉयज से शुरू करें या फिर गर्ल्स से शुरू करें, आपका जो है अरेंजमेंट आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट 2 है, मतलब 2 टाइम्स टोटल अरेंजमेंट, मतलब टोटल अरेंजमेंट का 2 दुगना हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स उसको लिखते हैं। तो ये हो गया आपका, जो कि या तो जैसे गर्ल्स से शुरू करें या तो बॉयज से शुरू करें, मतलब आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट आपके पास 2 है, इसलिए 2 से गुना करते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आपके सामने जो है ये आप अगर लिख लिए होंगे तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था आपका चौथा नंबर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपको, और अगर परमुटेशन आता होगा तो ये क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ, मतलब ए या तो बी, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द ए एंड बी अकर्स, मतलब ए यूनियन बी दे दिया गया है 0.6। ए एंड बी अगर दोनों, मतलब दोनों का अकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.2। अब कहता है पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू, मतलब ये निकालना है पी ए डैश प्लस पी बी डैश। अगर हम पी ए डैश पता रहता है तो पी ए का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, पी ए डैश का कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ए करते हैं। तो इसी तरह से पी ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से इसको लिखेंगे 1 माइनस पी बी। तो टोटल जो हो गया ये 2 माइनस पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, अब पी ए डैश एंड पी बी डैश का वैल्यू आपको पूछना है, तो हम यहां से निकाल लेंगे पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से आपको पी ए प्लस पी बी का वैल्यू पता हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी आपको कितना पता है, 0.6, और ये हमको नहीं पता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी ये नहीं पता है हमको। तो ये नहीं पता है तो आपको कैसे मिलेगा, मतलब कि पी ए प्लस पी बी का वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ पे 0.2 रख देंगे हम लोग। अब इधर आएगा तो पी ए प्लस पी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी का वैल्यू आ जाएगा 0.8। अब यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग को पी ए डैश प्लस पी बी डैश का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 2 माइनस 0.8, तो घटा लेंगे हम लोग तो 2.008 क्या आ जाएगा 1.2। सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि 2 फार्मूला आपको यूज करना था
कि अगर पीए डैश और पीबी डैश को कैसे निकालते हैं, तो अगर पीए पता है तो पीए डैश निकालने के लिए क्या निकाले, 1 माइनस पीए करते हैं तो पीए डैश मिलता है, पीबी डैश भी निकालने के लिए वही सेम फार्मूला 1 माइनस पीबी। यहां से आपका ये रिलेशन आ गया, और यहां से आप एक रिलेशन, यहाँ पे इंटरसेक्शन पता है, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन पता है, तो यहाँ से पीए प्लस पीबी, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, और सी इज द राइट आंसर आपका आ गया। तो हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, अगर लिख लिए होंगे तो ये इरेज करता हूं। तो ये 6वां नंबर आप देखें क्या है। जैसे 6वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े हैं टॉपिक तो ये आपको पता होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। जब तक ये फार्मूला नहीं याद रहेगा आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जनरली क्या करना है, x इज द रैंडम वेरिएबल दिया गया है, x लेट ए रैंडम वेरिएबल x हैव ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन का फार्मूला इसमें जनरली आपको यूज होगा। तो मीन बराबर होता है np, एंड वेरिएंस का फार्मूला होता है npq। तो मीन दिया हुआ है, मीन बराबर आपको वेरिएंस का फार्मूला आपको यूज होगा, वेरिएंस npq। अब मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, np इक्वल टू 8, ठीक है। अब कहता है कि यहां से वेरिएंस कितना पता है, npq बराबर 8। तो np यहां पे दिया हुआ है, तो q का वैल्यू np कितना है 8, और np आपको 8 है, और यहां से npq का वैल्यू 4 पता है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 8q 4, तो q बराबर क्या आ जाएगा 4/8 मतलब 1/2। तो q है जो अनसक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बताता है, मतलब q है जो अनसक्सेसफुल, मतलब p का प्रोबेबिलिटी मतलब अनसक्सेसफुल का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया। अब कहता है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू इतना, मतलब कि इतना बार में आपको प्रोबेबिलिटी, मतलब ये आपको जो है रैंडम वेरिएबल दे दिया गया है कि आपको कितने कंडीशन में इसको लेना है। r का वैल्यू आपको जो है लेस देन 2 तक आप ले सकते हैं। तो आपको p पता हो गया, q पता हो गया, और ये आपको कंडीशन दिया है कि px इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से आपको px लेस देन इक्वल टू 2 को क्या क्या आप ले सकते हैं वैल्यू, तो x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2, इतना कंडीशन आप इसमें ले सकते हैं, और सबको जोड़ देंगे और उतना का बराबर वैल्यू दिया है k/2 का पावर 16। तो ये आपका जो है इधर आप देख ले, तो वहां से आपको क्या आ जाएगा, वो इतना के बराबर आपको वैल्यू k/2 का पावर, यहां से k का वैल्यू पूछता है। तो ये आपको जो है x इज लेस देन इक्वल टू 2 तक r का वैल्यू वेरी कर रहा है, वेरी। तो जनरली आपको क्या निकालना है, k का मान निकालना है, p पता है, q पता है, np पता था हमको, मीन और वेरिएंस पता है। तो आपको क्या निकालना है, r का वैल्यू जो px बराबर r का फार्मूला आप पहले यहाँ पे देख चुके हैं, ये होता है। तो कितने कंडीशन में ये जाएगा, तो px इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n आपका कितना है, n p और q पता होगा, p कितना है तो n यहां से निकल जाएगा, p पता है तो यहाँ पे डाल देंगे p का वैल्यू 1/2 इंटू 8, तो n इक्वल टू कितना हो गया 16। तो x बराबर 0 के लिए आपको r का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो NCR मतलब 16C0, ठीक है। p टू दी पावर r मतलब 1/2 का पावर 0, q मतलब 1/2 का पावर 16 माइनस 0। तो पहला कंडीशन में ये 16C0 का वैल्यू 1 होता है, इसका भी 1,
मतलब पहले कंडीशन में 1/2 का पावर 16। अब दूसरे कंडीशन में px इक्वल टू 1 लेते हैं तो 16c1 इंटू 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 15 हो जाएगा n माइनस आर। इस तरह से px इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो 16c2 इंटू 1/2 का पावर 2, ठीक है। और यहां से 1/2 16 माइनस 2 तो 14 हो जाएगा। तो इधर आप इरेज कर ले, यहाँ पे आप तीनों को जोड़ लेते हैं तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहां से आपका पहले कंडीशन में आपको आया था 1/2 का पावर 16 और यहां से आपका आ जाएगा 16c1 इंटू 1/2 का पावर 16। फिर से यहाँ 1/2 आ गया था तो यहाँ पे आपको 15, 16 माइनस 1। अब यहां से क्या आ जाएगा 14 और 1/2 मतलब 16c2 इंटू 1/2 का पावर 16, ठीक है। अब यहां से 1/2 का पावर 16 कॉमन हो जाएगा तो यहां से आपका आ जाएगा 1 प्लस 16c1 प्लस 16c2 और इतना के बराबर k/2 का पावर 16 दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16c1 का वैल्यू कितना होगा, 16c1 का वैल्यू 16 होता है तो 1 प्लस 16c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16c2 का 16 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल बाई 14 तो 16 फैक्टोरियल 15, 16 इंटू 15 2 8 16 तो मतलब 120 आ गया। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, वहां पे आप देख ले सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये फार्मूला की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका टोटल वैल्यू जो है यहाँ से 1/2 का पावर 16 और यहाँ पे कितना आया 137 मतलब कि पहला 1 प्लस 16 प्लस 120 बराबर k का पावर 2/16। 2 का पावर 16 से ये खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 137 मतलब k इक्वल टू 37। तो k का वैल्यू क्या आ गया 137। डी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और कितना बार पूछ चुका है आपको, कई एग्जाम में आपको आ चुका है, ये जेईई मेंस में भी पूछा है। तो ये था आपका बाइनोमियल का, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको फार्मूला आता है और मीन और वेरिएंस का अगर आप फार्मूला जानते हैं तो कुछ नहीं था क्वेश्चन। यहाँ आप जनरली जो निकाले हैं मीन दिया था, वेरिएंस दिया था, एनपी होता है मीन का फार्मूला एनपी एंड पी है जो आपका नंबर ऑफ सक्सेस मतलब सक्सेस बताता है, मतलब सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी p मानते हैं, अनसक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी q होता है। इसी तरह से हम लोग एक फार्मूला जो है आपको यही फार्मूला जो यूज किए हैं NCR T टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R, जो कि ये था आपका क्वेश्चन। तो D इज द राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपके सामने और ये 10 क्वेश्चन का सीरीज में ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। और ये मैं बता दूं कि आपको ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सेशन आपको 20 अक्टूबर मतलब कि 20 अक्टूबर तक ये प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि निमसेट स्पेशल, जो कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ निमसेट का जो सबसे ज्यादा टॉपिक जो कवर कर रहा है, मतलब निमसेट में सबसे ज्यादा जिससे टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन लगातार आपको इस तरह से मिलते रहेगा। आपको जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के बाद आपको जो है वेक्टर का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये आपका जो है सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चंस में आपको ये निमसेट में कितने बार कई बार पूछा है, निमसेट में कितने बार ये क्वेश्चन को जो है पूछा है। तो निमसेट में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है आपका देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बच्चे मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो नहीं एकदम नहीं समझ में आता है या फिर आपको पढ़े नहीं है तो ये क्वेश्चन को आप करके आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आपका जो कि ये 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम लोग। तो लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब कंप्लीमेंट दिया गया है ये, और कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया गया है एंड पी ए डैश 1/4, और ए डैश यहाँ पे कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, जनरली आप इसको समझ सकते हैं कंप्लीमेंट, ए डैश कंप्लीमेंट मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, नहीं अवेलेबल, मतलब कोई सेट का अगर कंप्लीमेंट है तो मतलब कि लिखा गया कि वो सेट में वो एलिमेंट्स नहीं अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीमेंट का मतलब हुआ। अब कहता है कि देन द ए एंड बी इवेंट्स के बारे में आपको सोचना है कि क्या होगा, इसने ऑप्शन में से आपको कौन सा मैच कर रहा है, आपको ये बताना है। इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली आपको ये चेक करना है। सबसे पहले डेटा को लिख लें आप, क्या क्या दिया गया है आपको। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, फिर आपको पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का होल डैश आपको 1/6, और क्या दिया है, पी ए डैश दे दिया है आपको सामने, पी ए डैश। तो यहां से आप क्या क्या निकालेंगे, तो ये आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपको ये एक याद रखना है, पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी का होल डैश, ये निकालेंगे आप। तो सबसे पहले पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो 1 माइनस, और ये दिया हुआ है तो 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। अब पी ए डैश पता है, पी ए डैश पता है, पी ए डैश पता है, तो आपको पी ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख ले, पी ए का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। तो यहां से पी ए का वैल्यू मिल गया। अब पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी के बारे में सोचते हैं। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, यहां के बाद आपको यहां देखना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो आप जो है देख लें, यहाँ पे पी ए सारा डेटा लिखा गया है, आप इसको ऑप्शन में मैच कराना चाहिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्या क्या पता, पी ए यूनियन बी पता हो गया 5/6, तो यहाँ पे रखेंगे 5/6। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे लिख लें इसको, पी ए यूनियन बी बराबर आपको क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी पता है 5/6, और पी ए भी पता है 3/4, और पी बी नहीं पता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है माइनस 1/4। यहां से पी बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, 2/4 प्लस पीबी, पीबी। अब यहां से पीबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/6 माइनस 2/4, तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको काट लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 5/6 माइनस 1/2, तो 6 का एलसीएम ये हो गया। और यहां से ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आपको आएगा 4, 6 और 2 का एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 और 2 3 जा 6, मतलब कि 2/6 मतलब 1/3। पीबी का वैल्यू 1/3 मतलब पीए 1/4 है, और ये तो सबसे पहले तो क्लियर हुआ कि नॉट इक्वली लाइकली, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट जो इवेंट है जो इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब कि अब सबसे पहले चेक करना है कि पीए इंटरसेक्शन बी, पीए इंटरसेक्शन बी जो है पीए इंटू पीबी के बराबर आता है कि नहीं, मतलब पीए इंटू पीबी के बराबर आता है। तब अगर ये आ जाएगा पीए इंटरसेक्शन पीए इंटू पीबी के बराबर, तो आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट भी है। तो पीए इंटरसेक्शन बी के बराबर वैल्यू कितना है, 1/6, ये 1 क्या था, 1 आपको पीए का वैल्यू आपका क्या आया था, 3/4 इंटू 1/3, ठीक है। पीए का वैल्यू आपके सामने क्या था, पीए का वैल्यू 3/4 था,
और ये था आपको 1/3, तो 3 से 3 खत्म, पीबी का वैल्यू 1/3 आ गया, तो ये था 1/4, 1/6, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, सॉरी यहाँ पे आपको 1/4, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो यहाँ से 1/4 और ये 3/4 और ये 1/3, ये आपस में दोनों बराबर आ रहा है, मतलब कह सकते हैं कि ए ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि बट नॉट इक्वल, पीए और पीबी दोनों सेम नहीं है, मतलब पीए का वैल्यू कितना आया, पीए का वैल्यू आया हमारा 3/4 और पीबी आया हमारा कितना 1/3, तो क्या ये दोनों सेम है, इक्वली लाइकली है, नहीं, तो नॉट इक्वली लाइकली और इंडिपेंडेंट, मतलब पीए इंटरसेक्शन बी अगर पीए इंटू पीबी के बराबर अगर होता है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आपको कंडीशन और इसमें एक फार्मूला यूज हुआ है, पीए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। तो ये था आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को कई बार जो है कई एग्जाम में पूछा गया है, आपको निमसेट में भी पूछा गया है कई बार, तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट था और छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये अगर क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। 8वां नंबर जो पिछले साल ही मतलब 2019 में ही निमसेट में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2019 जो कि निमसेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कहता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है आपको, वो आप सबसे पहले देखें क्या है रिक्वायरमेंट। और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्वेश्चन पढ़कर ही पता चलेगा, आपको जनरली आपको क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लगेगा, बट इसमें देखिए क्वेश्चन क्या करता है। ए मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रायोरिटी 0.4, मतलब कि ए मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाता है 0.4 एंड बैकवर्ड विथ प्रायोरिटी 0.6, ठीक है, एंड द प्रायोरिटी दैट एट द एंड ऑफ द 11 स्टेप्स ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जाने का प्रायोरिटी यहाँ पे दिया गया है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 0.4 दिया है, मतलब कि कहता है कि 11 स्टेप पूरा करने के बाद एक ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक स्टेप कोई आगे होगा, मतलब कि 11 स्टेप चलने के बाद एक स्टेप आगे, मतलब कि या तो एक स्टेप पीछे। मैन टेक्स मतलब स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रायोरिटी 0.4, फॉरवर्ड प्रायोरिटी 0.6 एंड बैकवर्ड विथ प्रायोरिटी 0.6। तो ये फॉरवर्ड प्रायोरिटी दिया हुआ है, फॉरवर्ड स्टेप के लिए प्रायोरिटी 0.4 दिया गया है एंड बैकवर्ड विथ प्रायोरिटी 0.6। तो ऐसा अगर एज्यूम करें कि 6 स्टेप फॉरवर्ड ले लें और 5 स्टेप अगर बैकवर्ड लेंगे तो एक स्टेप पीछे वाले से आगे रहेगा। ये क्वेश्चन में यही कह रहा है आपको जनरली कि प्रायोरिटी दैट एट द एंड ऑफ द 11 स्टेप प्रायोरिटी दैट एट द एंड ऑफ द 11 स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आपको मतलब कि कहीं से बीच में से ही ना शुरू करेगा। तो यहाँ से स्टेप मतलब शुरू किया तो 5 आगे गया और यहाँ से 5 आगे यहाँ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से शुरू किया वहां से एक आगे होने के लिए 6 स्टेप आगे चलाएंगे और 5 स्टेप बैकवर्ड। तो इस तरह से हम लोग लेंगे, आपको टोटल जो है आपका 11C6 बैकवर्ड के लिए, 11C फॉरवर्ड मतलब 6 स्टेप फॉरवर्ड के लिए एंड 0.4 दिया हुआ है फॉरवर्ड के लिए, मतलब स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रायोरिटी, मतलब मैन टेक्स स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रायोरिटी इतना। तो ये दिया हुआ है आपको 0.4 का पावर 6 और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब बैकवर्ड करता है 0.6 मतलब 0.6 का पावर
0 पॉइंट मतलब ये क्या घटाएंगे 6 माइनस 1 n माइनस आर, मतलब कि n 0.6 मतलब 0.4 मतलब p टू दी पावर r 0.4 का पावर 6 बैकवर्ड के लिए। फॉरवर्ड का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 का पावर 5। ये हो गया पहले के लिए। अब मान लेते हैं कि 6 स्टेप बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड के लिए 6 स्टेप पीछे, मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा 11c6, और फॉरवर्ड के लिए बैकवर्ड के लिए 6 स्टेप्स पीछे और फॉरवर्ड के लिए 5 स्टेप आगे, तो पीछे 1 स्टेप हो जाएगा उससे। मतलब कि कहता है कि आप 11 स्टेप पूरे करने के बाद इनिशियल पॉइंट से एक आगे होने का प्रोबेबिलिटी पूछता है, एक आगे आना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एक आगे, मतलब जहां से शुरू किया तो यहां से 5 स्टेप और 5 स्टेप पीछे अगर 6 स्टेप जाएगा और यहां से फिर आगे जाएगा, तो यहां से अगर शुरू किया है आपका तो पीछे 6 स्टेप, तो इनिशियल पॉइंट से एक आगे हो जाएगा, मतलब कि, और ये क्या जा रहा है आगे 5 स्टेप जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट से एक आगे हो जाएगा। तो मतलब कि इस केस में हम बैकवर्ड के लिए 6 स्टेप ले रहे हैं, तो इस तरह से आपको बैकवर्ड के लिए आपको क्या आ जाएगा 0.6 और पावर p टू दी पावर r, मतलब कि ये हो जाएगा, और 0.4 मतलब फॉरवर्ड के लिए, मतलब कि यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दोनों को प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 11c6 0.4 का पावर 6 इंटू 0.6 का पावर 5 प्लस 11c6, ठीक है, और यहां से आ जाएगा 0.6 का पावर 6 तो 0.4 का पावर 5। अब यहां से क्या कॉमन होगा 11c6 दोनों में कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है 0.4 का पावर 5 यहां से कॉमन हो रहा है, 0.4 का पावर 5 और 0.4 का पावर 5 और 0.6 का पावर 5 यहां से कॉमन होगा, तो बचेगा क्या 0.4 प्लस 0.6, तो यहां से 11c6 0.24 का पावर 5। दिस इज योर राइट आंसर। मतलब ये नीमसेट में पिछले साल भी पूछा गया। इसमें आपको जनरली कुछ नहीं करना था कि आप एक बार फॉरवर्ड स्टेप के लिए 6 स्टेप आगे लेंगे तो बैकवर्ड के लिए 5 स्टेप। प्रोबेबिलिटी दोनों का दिया है, फॉरवर्ड के लिए आपको प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया है और बैकवर्ड के लिए 0.6। और जनरली इसमें जो है आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज हो रहा है, x बराबर r NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r, ये फार्मूला। तो जनरली एक स्टेप इनिशियल पॉइंट से आगे या फिर पीछे होने का मतलब कि आप एक बार फॉरवर्ड के लिए 6 स्टेप आगे लेंगे तो बैकवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5 स्टेप लेंगे, तब ना इनिशियल पॉइंट से, मतलब कि 5 स्टेप 6 स्टेप आगे। अब यहाँ है इसी पॉइंट से 5 स्टेप पीछे, मतलब टोटल स्टेप चलने के बाद इनिशियल पॉइंट से, मतलब कहता है कि ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप आगे होना चाहिए, मतलब कि, तो ये हो गया आपका। तो ये आपको एक बार में फॉरवर्ड के लिए 6 स्टेप आगे लेंगे, बैकवर्ड के लिए 5 स्टेप, फिर दूसरे कंडीशन में 6 स्टेप बैकवर्ड एंड 5 स्टेप फॉरवर्ड, तब इनिशियल पॉइंट से। ये दो ही कंडीशन हो सकता है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये। और ये पिछले साल ही निमसेट में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने ये। तो अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर लें और क्वेश्चन को बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको देखने से तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बट ये जनरली इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगा। तो ये था, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपेंस इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.4। 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म, द प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट हैपेंस एटलीस्ट वंस। मतलब कि कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ए का हैपन होने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी पूछता है।
द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपेंस इन वन ट्रायल, ए का पहला ट्रायल में होने का प्रोबेबिलिटी, एक एक्सपेरिमेंट में ए हैपन होने का प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया है, जनरली 0.4। चौथा नंबर क्वेश्चन में 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म, मतलब 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, आर परफॉर्म द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ए हैपेंस, मतलब ए कम से कम एक बार होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पीए का हैपन होने का प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया हुआ है, तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.6। तो कहता है एटलीस्ट 1 होने का मतलब तीनों बार में अगर नहीं आने वाला अगर घटा दे प्रोबेबिलिटी का मान में से, तो आपको होने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, मतलब पी एटलीस्ट वंस, P at least A at least once, P of at least once happens A, A का P at least once happens A, मतलब A का at least 1 टाइम happen होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस none of A happens, none of A happens, मतलब कि ये घटा देंगे तो, और कहता है कि इंडिपेंडेंट है, टोटल का टोटल इंडिपेंडेंट है, मतलब कि क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ये घटा देंगे तो टोटल 1 माइनस 0.216, और इसमें से अगर घटाते तो आपको कितना आ जाएगा 1.000.0216487। तो ये आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपको नहीं, मतलब ये एटलीस्ट एक का अगर जब भी आपको क्वेश्चन आए एटलीस्ट वंस होने का प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट एक बार होने का प्रोबेबिलिटी, जैसे आप क्वेश्चन को टारगेट करते थे प्रीवियस वीडियो में भी एक तरह इस तरह का क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि आपको एटलीस्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है कि मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो पूरे प्रोबेबिलिटी में से अगर नहीं होने वाला अगर पूरा प्रोबेबिलिटी अगर घटा दिया जाए तो आपको एटलीस्ट 1 टाइम हैपेंस का आपका कंडीशन ये होगा, मतलब कि पूरे प्रोबेबिलिटी में से नहीं वाला अगर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का मान। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था आपके सामने, जो कि हम लोग इसको आसानी तरीके से हम लोग कर लिए हैं, और इसमें कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट का यूज था, पीए डैश एंड पीए दिया हुआ था तो पीए डैश निकाल लिए और ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, और ये IEEE 2005 में पूछा गया। ये आपका लास्ट नंबर इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये इस सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। तो जनरली 3 हाउसेस आर अवेलेबल इन लोकेलिटी, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 पर्सन्स अप्लाई फॉर द हाउसेस, 3 पर्सन्स है और 3 हाउसेस है लोकेलिटी में अवेलेबल है, ठीक है। और 3 persons apply for the houses, each applies for one house without consulting others, the probability that all the 3 apply for the same houses। प्रोबेबिलिटी पूछता है कि तीनों का तीनों एक ही हाउस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि अप्लाई किया होगा तीनों का तीनों एक ही हाउस के लिए। तो क्या होता है, सबसे पहले एनएस की बात करते हैं हम लोग। तो एनएस में आपका क्या होगा, 3 पर्सन्स है और कोई एक पर्सन जो है ऐसा भी होगा, तीनों में से तीनों पर्सन ऐसा होगा कि तीनों घर को मतलब ऐसा कर मतलब किया होगा कि अप्लाई कर दिया होगा तीनों घर के लिए, मतलब कि 3 आदमी है तीनों, मतलब कि तो एक पर्सन मतलब कि 3 घर को कितने तरीके से, 3 तरीके से, मतलब कि एक पर्सन जो है 3 घर को अप्लाई कर सकता है, मतलब 3 तरीके से, मतलब 3 पर्सन है और 3 घर है, तो तीनों है जो 3 तरीके से मतलब कि उसको अप्लाई कर सकता है। 3 पर्सन है और तीनों घर को 3 तरीके से वो अप्लाई कर सकता है, मतलब कि पहला पर्सन जो है
3 घर को 3 तरीके से और सारे का सेम आने का प्रोबेबिलिटी। दूसरा पर्सन भी 3 इंटू 3 मतलब कि टोटल कितना हो गया 27 वेज। कितने तरीके से टोटल जो है कितना वेज होगा जो कि घर को मतलब वो बुक कर सकता है, अप्लाई कर सकता है तीनों पर्सन। तो पहले पर्सन के लिए 3 चॉइस मतलब कि 3 घर है तो 3 तरीके से उसको अप्लाई कर सकता है। दूसरे पर्सन के लिए भी उसी तरह से 3 तरीके से, तीसरे पर्सन के लिए वही 3 तरीके से, टोटल 27 वेज। कहता प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों या तो एक ही तीनों का अप्लाई करने का, या तो एक घर को अप्लाई किया होगा, मतलब एक ही घर को अप्लाई करने का तीनों का एक तरीका ये हुआ, या तो 2 घर को तीनों में से तीनों 2 घर को जो किया होगा अप्लाई वो सेम किया होगा, या तो तीनों जो है 3 घर को अगर अप्लाई किया होगा तो तीनों जो है 3 घर को अगर अप्लाई किया होगा 3 घर के लिए, तीनों का सेम घर के लिए प्रोबेबिलिटी 3 तरीके से। ठीक है, तो एक घर को मतलब तीनों एक ही घर को मतलब सेलेक्ट किया होगा, पहला पर्सन भी एक पहले घर को, दूसरे पर्सन भी पहले ही घर को, और दूसरा मतलब कि उसी घर को। या फिर अगर 2 घर को सेम वाला अगर आएगा, 2 घर ऐसा होगा जो कि तीनों के द्वारा वही घर किया होगा तो 2 दूसरा, तो ये ऐसा कंडीशन 3। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके सामने जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/27 इक्वल टू 1/9। मतलब टोटल इवेंट्स जो है आपको सेम आने का मतलब तीनों एक ही, मतलब कि या तो पहला पर्सन, दूसरा पर्सन और तीसरा पर्सन तीनों एक घर के लिए सेम मतलब सेम ही घर के लिए अप्लाई किया होगा। तो पहला कंडीशन ये आपका इवेंट। मान लीजिए 2 घर ऐसा होगा जो कि तीनों पर्सन के द्वारा यही किया गया होगा, तो आपके पास ऐसा कितना है 3 इवेंट है। तो NE/NS मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज 27, तो 3/27 आपका 1/9। तो आपका कौन सा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सेशन में हम लोग ने किया 10 क्वेश्चंस को कर लिए हैं हम लोग। तो ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं फिर से आज आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें उन बच्चों के पास जो निमसेट 2020 के लिए अटेंड करने वाले हैं 22 अक्टूबर को। तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।